हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमलेश नारायण। मैं आपके सामने फिर अपने वीडियो को लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने वायरसेस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। वो मेरा वीडियो का मतलब वायरसेस का पहला लेक्चर था। तो क्योंकि एक हम वीडियो में चाहें तो पूरा वायरस कर सकते हैं कवर, लेकिन सब वीडियो लंबा हो जाएगा और हमें ऐसा लगता है कि आप बोर होने लगेंगे, इसलिए मैं उसको पार्ट्स में ही छोटे छोटे वीडियोस की बात कर पाता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जनरल बात की थी, कुछ साइंटिस्ट की बात कर ली थी कि भाई कौन कौन से वैज्ञानिक का योगदान आपके मतलब का। फिर हमने बात की थी कि वायरसेस जो है नाम दिया गया होस्ट के आधार पे दिया गया। फिर वायरसेस के शेप के बारे में बात की गई होगी, छोटे और बड़े वायरस की बात की गई होगी। फिर वायरसेस के कंपोजिशन की बात की गई थी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड का भी जिक्र किया था कि सर सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, आरएनए या डीएनए। और लास्ट बात जो हमने की थी एडिनो वायरस को लेकर कि वायरसेस में जो आर्थ्रोपोडा में रेप्लिकेट करते हैं उन्हें एडिनो वायरस कहते हैं। तो मैं जो सेकेंड पार्ट है इसे शुरू करूं उससे पहले एक शब्द और बता दूं। एक शब्द इस्तेमाल होता है एनवलप। अब कई बच्चों को लगता है जो एनवलप है वो प्रोटीन है, क्योंकि वायरस कहते वक्त वो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं तो उनको लगता है कि वह प्रोटीन कवरिंग बनाता है, तो वो एनवलप होगा। सर गलत है, क्योंकि एनवलप अगर देखा जाए तो एनवलप में दो पार्ट हैं। एक प्रोटीन पार्ट है, सहमत हूं मैं इस बात से, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट है। लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, दिस। तो आप कहोगे कि प्रोटीन तो है, लेकिन वो प्रोटीन नहीं है जो आपने वायरस के स्ट्रक्चर में पढ़ रखा था। एक्चुअली जो एनवलप है, ये जो प्रोटीन पार्ट एनवलप में पाया जाता है, इट इज सिक्रीटेड बाय द वायरस। ये वायरस ही इसको बनाता है ट्रांसलेशन से। और ये जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द होस्ट। ये होस्ट सेल बनाता है। तो इसलिए ये बात आपको समझ में अगर आ जाए कि एनवलप में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीन चीजें हैं, और ये बात आ जाए कि प्रोटीन पार्ट वायरस ने बनाना है और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट पार्ट होस्ट सेल ने बनाना है, तो ये कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि वायरसेस में हमेशा पाया जाएगा। भाई होस्ट सेल में पहुंचेंगे तभी तो बात कर पाएंगे। एक और बात आती है कि सर क्या एनवलप सभी जगह पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। सर एनवलप कई जगह नहीं पाया जाता है, लेकिन मोस्टली प्रेजेंट इन द, यानी मोस्टली प्रेजेंट, पाया ज्यादा कहा जाता है, मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल वायरस। जो सामान्यतः एनिमल वायरसेस होते हैं, एनिमल को अटैक करते हैं, उन्हीं में पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता। ये बात हम आपको बीच में जोड़ना चाहते हैं ताकि आप उस अपने जो प्रोटीन यानी कैप्सिड बना रखा था आपने, जो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना था कैप्सोमियर, उससे इसको अलग कर पाए। एनवलप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एनवलप की जो कवरिंग है, जो आउटर सरफेस है, वो स्मूथ भी हो सकती है और छोटे छोटे प्रोजेक्शंस भी हो सकते हैं। तो मैं अब आगे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ ये जताना कि एनवलप और जो कैप्सिड आपने पढ़ा था दैट वाज डिफरेंट। अब एक और पॉइंट हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। एक शब्द इस्तेमाल होता है एंड दैट इज ऑक्सिलरी एंजाइम्स। ऑक्सिलरी एंजाइम्स, ये वायरसेस में अक्सर शब्द लिखा जाता है। अब नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको वहां मिलेगा जरूर। तो बात है ये होते क्या है। तो दीज आर द एंजाइम्स, ये सच में एंजाइम्स होते हैं, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद, दैट इज associated with nucleic acid, associated with nucleic acids। अब जो डीएनए है या आरएनए है, उन्हीं के साथ ये अटैच रहते हैं। तो जाहिर बात है न्यूक्लिक एसिड के साथ अटैच रहते होंगे तो वो उन्हीं को जो है हेल्प करते होंगे। तो ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो मदद करते हैं, यानी हेल्प करते हैं, एंड दैट इज द रेप्लिकेशन में, क्योंकि वो जरूरत पड़ती है रेप्लिकेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई जगह आप पढ़ोगे
कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, जरूर पढ़ते होंगे। तो वो एक ऑक्सिलरी एंजाइम है, ये जानना जरूरी था। तो मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले आपको दो शब्दों से परिचित करा दिया कि आप एनवेलप और एक्सिलरी एंजाइम जो आप पढ़ते हैं उसको लेकर कोई भ्रम मत पालिएगा। अब बात आती है कि जो वायरसेस हैं होस्ट सेल में जाते कैसे हैं। तो नॉर्मली आप अगर टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें अक्सर जब इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, तो नॉर्मली बैक्टीरियोफाज ही पढ़ाते हैं। लेकिन हार्शे एंड चेज ने कुछ बात और समझाई और बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने प्रूफ किया इस बात को, क्योंकि इसमें बड़ा विवाद रहा है अगर आप डिटेल में चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो वायरल जीनोम होता है, यानी जो डीएनए या आरएनए होता है, एंड दैट इज द इंफेक्शियस मटेरियल। वायरल जीनोम इज बेसिक इंफेक्शियस मटेरियल, बेसिक इंफेक्शियस मटेरियल। ये हो सकता है जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो भी आप पढ़ें कि सर होस्ट सेल के अंदर जाता है, लेकिन ये कतई मत समझिएगा कि वास्तव में उससे इन्फेक्शन कॉज होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये न्यूक्लिक एसिड चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, वही इन्फेक्शियस मटेरियल का काम करता है, तो हम उसी के बारे में आगे पढ़ पाते हैं। लेकिन बात आती है कि सर क्या क्या अंदर जाता है, होस्ट सेल में जाता क्या है। तो इसको ऐसे पढ़ना शुरू करिए अगर आप थोड़ा अलग करके। अगर हम एनिमल वायरसेस एंड प्लांट वायरसेस को देखें, एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, इन दोनों को इस पॉइंट के लिए सिर्फ के सिर्फ अंदर जाता क्या है, तो ये सामान्यतः पूरा पूरा इंटर करते हैं, इंटर्स एज होल इन होस्ट सेल। अब आप इस पॉइंट को लेकर थोड़ा सशंकित जरूर होंगे कि यार ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। तो आगे आप पढ़िए, बट इन बैक्टीरियोफाज, बट इन बैक्टीरियोफाज जो जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ वही इंटर करता है, जेनेटिक मटेरियल इंटर्स। अब मैंने ये बात इसलिए आपको लिख के बताई क्योंकि नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं कहीं पर किसी टेक्स्ट बुक में साइकिल को पढ़ेंगे तो आप ध्यान नहीं देते, आपको सच में सिर्फ बैक्टीरियोफाज ही पढ़ाया जाता है, उसी की होस्ट सेल साइकिल आपको पढ़ा दी जाती है। इन दोनों का नाम लिख के आपको घर भेज दिया जाता है, कहा जाता है भाई प्लांट एनिमल वायरस के नाम जान लो, बीमारियां जान लो, लेकिन इनकी साइकिल आपको नहीं पढ़ाई जाती। तो इसलिए आप जब भी पढ़ते होंगे तो यही वाला आप, हम पहले वाले एपिसोड में भी आपसे ही कह रहे थे कि आप ध्यान दीजिए, यही आपने बनाया होगा। और ये जब बनाते हैं हम लोग तो होस्ट सेल को ऐसे बना करके और ये जता देते हैं कि देख भैया इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल चला गया, और हम वही ले जाते हैं। तो इसलिए इस जगह थोड़ा सावधान रहिएगा कि हम हमेशा पढ़ते बैक्टीरियोफाज हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी एनिमल या प्लांट वायरस का जिक्र होगा तो आपको सर अलग से बताना होगा। अब जरा दूसरी बात आती है, भाई अंदर पहुंचोगे आप तो रेप्लिकेशन तो करोगे ही ना, भाई बिना रेप्लिकेशन किए अपनी संख्या कैसे बढ़ाओगे। तो इस जगह फिर एक पॉइंट है, जितने भी डीएनए वायरसेस होते हैं, यानी जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, तो मैं उसको डीएनए वायरसेस कह दूं, तो ये जो आपके इनका जो रेप्लिकेशन होना है, जितने भी हैं, चाहे सिंगल स्टैंडर्ड हो चाहे डबल स्टैंडर्ड हो, इनका रेप्लिकेशन जो होगा एंड दैट इज इन होस्ट सेल न्यूक्लियस, होस्ट सेल न्यूक्लियस, जितने भी डीएनए हो। अब ये नहीं कह रहा हूं कि सारे आप बैठ के याद करो, लेकिन दूसरा पॉइंट इसके साथ जानिए, जितने भी आरएनए वायरसेस होते हैं, चाहे वो सिंगल स्टैंडर्ड हो चाहे डबल स्टैंडर्ड हो, उनका रेप्लिकेशन होस्ट सेल साइटोप्लाज्म में होगा। यस, दैट इज होस्ट सेल साइटोप्लाज्म। तो इसलिए इस टॉपिक में हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि हम ये जरूर देखें कि जो वायरस आपसे पूछा जा रहा है वो वायरस डीएनए है या आरएनए। या तो हम नाम लेकर पूछेंगे
तो ये जताया जाएगा कि वो डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस, आपको जानना चाहिए, और नहीं तो हम आपको स्पष्ट बता देंगे। लेकिन सर रेप्लिकेशन कहीं भी होता हो, लेकिन सर वायरल प्रोटीन जो होगी, जाहिर है जो प्रोटीन सिंथेसिस भी करनी होगी, वायरल प्रोटीन synthesized in the cytoplasm, synthesized in host cell cytoplasm, host cell cytoplasm। ये तो तय है भाई, आप तो पढ़ते हो इस बात को, इसमें कोई संशय नहीं होता कि जो हमारी वायरल प्रोटीन है या प्रोटीन सिंथेसिस कह लीजिए, दैट ऑलवेज अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। तो गलती यहां नहीं होती इस जगह पर, गलती से दूसरी जगह होती इस जगह को लेकर कि रेप्लिकेशन कहाँ होता है। तो या तो नाम लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर मान लीजिए हमने HIV आपसे कहा, तो आपको ये जानना होगा HIV क्या है, डीएनए वायरस या आरएनए वायरस। तो अगर आप कंफर्म हैं कि आरएनए वायरसेस हैं, तो आप अगर कभी HIV की साइकिल पढ़ते हो तो देखिएगा रेप्लिकेशन आपको होस्ट सेल साइटोप्लाज्म में ही पढ़ाया जाता है। अगर कोई डीएनए वायरस आपको पढ़ाएगा तो जाहिर है वो न्यूक्लियस में लेकर चलेगा। अब एक और बात रह जाती है, होस्ट सेल साइकिल। होस्ट सेल साइकिल का मतलब कि फिर उसके अंदर वायरस का घुसना, घुस करके रेप्लिकेशन करना, प्रोटीन सिंथेसिस कराना, वो पूरी प्रक्रिया, फिर रप्चर होके बाहर निकल आना। तो ये सर बैक्टीरियोफाज में तो बहुत जल्दी होती है, मतलब वेरी फास्ट। इट कंप्लीट्स इन बस 15 to 30 मिनट्स, खाली 15 से 30 मिनट में पूरी हो जाती है इन बैक्टीरियोफाज। यानी अगर कोई वायरस किसी बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो अंदाजा लगा लीजिए आधे घंटे में सर वो उनका तहस नहस करके बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आप एनिमल वायरस की बात करते हैं, बट इन एनिमल वायरसेस इतनी तेज नहीं हो पाता है, थोड़ा समय जरूर लगता है सर, डेटा हम वही बोलेंगे, बट 15 से 30 घंटे लग जाते हैं, यानी औसतन समझिए एक दिन लग जाता है। तो इस पॉइंट में आप इसको कोरिलेट अगर कर पाइए, जो हमने इस जगह अभी आपको बताया, हमने बात की आपको एनवेलप की, ऑक्सिलरी एंजाइम की, फिर कहा जो इन्फेक्शियस मटेरियल है वास्तव में वायरल जीनोम है, एनिमल एंड प्लांट वायरसेस की बात कर ली कि सर वो पूरा पूरा अंदर जाते हैं, बैक्टीरियोफाज में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया, डीएनए वायरस आरएनए वायरसेस रेप्लिकेट कहाँ करते हैं, फिर साइकिल पूरी कितने दिनों में होती है। अब एक बात और है जिसके लिए हम जरूर आपसे चाहेंगे कि आप उस जगह थोड़ा ध्यान दें। अब आप अगर ये सोच रहे यार टेक्स्ट बुक में तो दिया नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, मर्जी आपकी, आप वीडियो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सीख तो लूं टॉपिक, उस चीज को जानूं तो बैक्टीरियोफाज की जो होस्ट सेल साइकिल है वो दो प्रकार की होती है। अगर मैं यही कहूं कि मैं होस्ट सेल साइकिल बताने जा रहा हूं, यस, मैं बैक्टीरियोफाज ही ले रहा हूं, तो पहली फेज कहलाती है, पहला जो टाइप कहलाता है उसे हम कहते हैं विरुलेंट टाइप। विरुलेंट टाइप, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं शब्दों से परिचित करा रहा हूं। विरुलेंट टाइप कहें या इसी को हम लाइटिक टाइप कहते हैं। एक टाइप ये होती है जिसमें आप होस्ट सेल, अभी आपने पढ़ा था कि सर बैक्टीरियोफाज अगर हम पढ़ाएंगे तो जाहिर है सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाएगा। अब इसमें होता क्या है ये जरा जानें, क्योंकि दूसरी वाली फेज टेम्परेट फेज या लाइसोजेनी फेज कहलाती है। इसमें क्या होता है कि वो होस्ट बैक्टीरियम के अंदर जाएगा और तुरंत वो उसके अंदर डॉटर प्रोड्यूस करेगा। भाई वायरस है, ये होस्ट सेल के अंदर गया, होस्ट सेल रेप्लिकेट किया और फिर संख्या बढ़ाई उससे उसने, एंड रप्चर द होस्ट सेल, रप्चर होस्ट सेल, और तोड़ ताड़ के तहस नहस करके सर वो बाहर आके खड़े हो गए। तो ये तो बिल्कुल बात हुई कि भैया आपको दिया गया, जाओ दरवाजा तोड़ के आओ, और उठा के गए और घुसते हुए अपना सारा काम तमाम करके भाई साहब बाहर आ गए। अब इसमें एक छोटा सा क्वेरी होता है कि यार हम लोग वायरसेस लेकर अंदर जाते हैं, रेप्लिकेट भी करते हैं, संख्या भी बढ़ा लेते हैं, तो ये रप्चर कैसे कर देते हैं, यानी वायरसेस यहाँ पर कैसे उस होस्ट सेल को रप्चर करते हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि सर इनका जो वायरल जीनोम होता है, जो वायरल जीनोम है वो एक एंजाइम रिलीज करता है, और उसी एंजाइम की वजह से सर ये तुरंत रप्चर हो जाते हैं।
एंड दैट इज जाहिर है, एंड दैट इज लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम है, ये वायरल जीनोम रिलीज करता है और इसी वायरल जीनोम से होस्ट सेल तुरंत रप्चर हो जाती है। मींस जब ये चाहते हैं तभी रप्चर करते हैं, अपने आप नहीं होती। तो ये तो बड़ा सिंपल सा भैया, विरुलेंट यानी खतरनाक, घुसे, पूरा तहस नहस किया, संख्या बढ़ाई और बाहर निकल आए। दूसरी फेज थोड़ी ज्यादा समझने वाली है, इसे हम लोग कहते हैं टेम्परेट फेज या टेम्परेट साइकिल कह लीजिए, या दूसरा नाम इसका है दैट इज लाइसोजेनिक। कंफ्यूज मत होइएगा, वो लाइटिक था, लाइटिक मतलब ब्रेक करना, और ये लाइसोजेनिक है। तो इसमें वायरल जीनोम जो है वो इंटर करेगा जरूर, बिल्कुल यस। देखें, वायरल जीनोम ये अंदर गया और अंदर जाकर के इट गेट अटैच्ड टू बैक्टीरियल जीनोम। जो बैक्टीरिया का जीन है उससे जाके ये अटैच हो जाता है। तो जैसे यूं मान लीजिए कि ये ऐसे था, ये ब्लैक वाला हिस्सा मान लें हमारा बैक्टीरियल जीनोम है, और हम ब्लू पेन से दिखाएं ये वायरल जीनोम को, तो वायरल जीनोम गया और इसके साथ अटैच हो गया दिस। तो दिस पार्ट इज द बैक्टीरियल जीनोम एंड दिस पार्ट इज द वायरल जीनोम। यही बात हमने आपसे कही। वहां ऐसा नहीं कह रहे थे, वहां का तरीका तो ये कि अंदर जाएंगे, बैक्टीरियल जीनोम को, पहले वाले की बात कर रहा हूं इसकी, बैक्टीरियल जीनोम को इनएक्टिवेट करेंगे और अपना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया हुई, बैक्टीरियल जीनोम को उन्होंने जाके अटैच कर गए, तो एक नया शब्द शुरू होता है इस जगह। सर इसको अब हम लोग नाम देते हैं प्रोवायरस। इट इज नोन एज प्रोवायरस, क्योंकि अभी एक्टिव फेज में नहीं आएगा। और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं लाइसोजेनी फेज। ये जो जाके अटैच हो जाता है, इस अटैच होकर के इस फॉर्म में रह जाता है, तो इस फेज को हम लोग कहते हैं लाइसोजेनी। ये जो प्रक्रिया इसने की, दिस वन। और ये पूरी जो स्टेज आई भाई, लाइसोजेनी प्रोसेस हुई, इस पूरी फेज को नाम देते हैं प्रोफाज कही, या नाम दीजिए इक्लिप्स फेज। जैसे लगता है ग्रहण सा पड़ गया है, क्योंकि भाई वायरस की आदत है अंदर जाए, तहस नहस करके भैया बाहर निकल आए, लेकिन अंदर गया, जैसे चंदा मामा को ग्रहण लग जाता है वैसे उसको ग्रहण लग गया, यानी किसी मोहब्बत में पड़ गया, ऐसे समझ लें कि वो गया और बैक्टीरियल जीनोम के साथ चिपक गया, दावत उड़ाने लगा, सोचा थोड़ा काम अपना थोड़ी देर के लिए भूल गया। तो सर ये जो फेज आई, इसी को टेम्परेट फेज कहते हैं, इक्लिप्स फेज कहते हैं। जो वायरस था इसको प्रोवायरस कहते हैं, अटैच हो जाने की प्रक्रिया को लाइसोजेनी कहते हैं। और ऐसे ही चुपचाप पड़ा रहता है, दावत मिल रही है तो चुपचाप पड़ा ही रहे। अब सर जब उसके पास अपनी स्ट्रेस कंडीशन आएगी, स्ट्रेस कंडीशन, ऐसे ही पड़ा रहेगा, कई कई दिनों तक पड़ा रहे, महीनों, इवन वर्षों तक पड़ा रहे। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी, एंड यस दैट बिकम द विरुलेंट, वो घातक हो जाएगा फिर से और एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, और वो लाइटिक हो जाएगा, लाइटिक फेज में आ जाएगा, और यस तमाशा शुरू, वो आपने संख्या बढ़ाना शुरू कर देगा और उनसे अलग हो जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूं, जरूरी नहीं होता है कि आपके अंदर वायरसेस जाएं और हमेशा आपके होस्ट सेल को डैमेज करके बाहर आ जाएं। विरुलेंट टाइप के हैं, विरुलेंट होस्ट साइकिल चल रही है तो तुरंत वो डैमेज करके बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर वो टेम्परेट फेज या लाइसोजेनिक फेज से गुजरते हैं, तब तो भैया आप इंतजार करिए कि आपके अंदर पहुंचा है और भाई सब अपनी दावत उड़ाने में लगे हुए हैं। तो विरुलेंट तभी होगा जब वो स्ट्रेसफुल कंडीशन आएगी। तो हम कहते हैं यार वायरस तो इनएक्टिव हो गया। तो इनएक्टिव जो वायरस जो आप कभी कहते होंगे कि कभी कभी जाके वही है आपकी इक्लिप्स फेज। तो ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए कि ये मत समझिए कि वायरस अंदर जाएगा तो हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा। अब एक अंतिम बात और रह जाती है, हालांकि ये क्वेश्चन अब दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं शब्द जरूर बता दूंगा। एक टॉपिक हुआ करता है जिसको आप कभी पढ़ेंगे, टर्म इज क्रिप्टोग्राम्स। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। क्रिप्टोग्राम कहलाता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये कुछ सिंबल हैं दैट इज
symbolic representation of various characters of वायरस के वेरियस कैरेक्टर्स को हम शो करते हैं। अब इसमें हम 4 फेजेस से शो करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, और एग्जाम्पल भी वो दूंगा जो आपने अक्सर कहीं पढ़ा होगा, इसलिए बोल रहा हूं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं TMV का। यस, तो मैं पहले इसका क्रिप्टोग्राम लिख दूं तो समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे R/1 लिखा जाता है, दूसरा हमने लिखा 2/5, देखिएगा। तीसरा लिखा हमने E/E, और चौथा पॉइंट लिखा है S/ अंडा बना लें आप, O बना लें। अब आप सोचोगे R/1 क्यों लिखा भाई, ये समझ में ना आए तो फायदा क्या है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि है तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो हम जानेंगे कैसे। तो जो पहला वाला जो हिस्सा होता है वो न्यूक्लिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने लिखा R, दैट शोज द RNA। अगर वो DNA होता जेनेटिक मटेरियल तो हम D लिख देते। फिर लिखा 1, तो वो सिंगल स्टैंडर्ड है इसलिए 1, यानी जो पहला आपके पास यहाँ सिंबल शो होता है वो जेनेटिक मटेरियल और उसमें कितने स्ट्रैंड्स हैं उसे शो करता है। दूसरा वाला लिखा है 2/5, तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी गई है। तो जो पहले ऊपर लिखी जाती है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड लिखी जाती है, और ये मिलियंस में लिखी जाती है। दिस जो न्यूक्लिक एसिड है वो तकरीबन 2 मिलियन का है। और दूसरा लिखा जाता है जो उसके नीचे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज क्या है। औसतन तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई 6% होता है, लेकिन सर हमेशा 6% नहीं होता, यानी 5% होता है। यानी टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसके न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 2 मिलियन है, और पूरे वायरस में न्यूक्लिक एसिड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 5% है। ये दूसरा डेटा हुआ। तीसरा शब्द देखिए E/E लिखा है, शेप आपने पढ़ा था। तो इसमें आपके पास जो पहले लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है आउटलाइन ऑफ द पार्टिकल, यानी पूरा पूरा पार्टिकल इन वायरस कैसा दिखता है। और दूसरा हिस्सा रिप्रेजेंट करता है दैट इज आउटलाइन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। अब E लिखा है तो इलॉन्गेटेड, S लिखा है तो स्फेरिकल, कॉम्प्लेक्स होता तो X। S लिखते हैं, E लिखते हैं, ये X लिखते हैं। स्फेरिकल हो सकता है, इलॉन्गेटेड हो सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो जो पहले लिखा वो पूरे वायरस का शेप है, और दूसरा जो लिखा है वो न्यूक्लिक एसिड का शेप है। लास्ट में लिखा है दैट इज होस्ट, और दूसरा पॉइंट लिखा है वेक्टर। अब होस्ट में हमने लिखा है S फॉर सीड प्लांट, जो होस्ट है उसका सीड प्लांट है। और अगर ये 0 लिखा है इसका मतलब वेक्टर कोई नहीं है। अगर इनवर्टिब्रेट वेक्टर होता तो I लिख देते, वर्टिब्रेट वेक्टर होता तो V लिख देते। खैर, ये मैंने आपको क्रिप्टोग्राम शब्द से परिचित कराना था कि आप जान जाएं क्रिप्टोग्राम होता क्या है। अदरवाइज आप अपने टेक्स्ट बुक देखोगे तो फिर बार बार यही कहोगे सर आपके जो लेक्चर्स होते हैं, जो आपके वीडियोस होते हैं, उनमें कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलते। उसका पर्पस सिर्फ एक है हमारा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक आपको समझ में आए। रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं। तो इसलिए आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो इस टॉपिक पे थोड़ी क्लियरेंस बनाए रहें, क्योंकि सिर्फ लाइन पढ़ जाने से बात नहीं बनेगी। या लाइन पढ़ना तो बिल्कुल वैसा हुआ ना कि जैसे हमने रामचरितमानस ली और पढ़ते चले गए। लेकिन अगर हमें उसको समझना होगा तो हमें फिर उसकी गहराई में जाना होगा, उसको विजुअलाइज करना होगा कि सीता माता का वनवास हुआ, पढ़ तो लिया, लेकिन आप महसूस जब तक नहीं करेंगे तब तक वो आपके उतरेगी नहीं। तो यही वाली बात है इसमें। किसी भी किताब को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें तो ट्राई टू विजुअलाइज, कोशिश करिए। और विजुअलाइज करने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वही बैकग्राउंड म्यूजिक हम तैयार करते हैं, बैकग्राउंड तैयार करते हैं, इसलिए आपके टॉपिक में थोड़ा सा गहराई बढ़ा देते हैं ताकि वो समझ में आए। वैसे आप समझदार ऑलरेडी हैं, हमारे वीडियो को देखते रहिए, हम कनेक्ट रहेंगे। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।